अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, सायरन बज उठे, गजा में बर्बादी फैलाते जंगी तैयारे वापस बुला लिए गए और इजरायली वजीर आजम जो बढ़ के मारता नहीं थकता था अब जेर जमीन छुपता फिरता है, जबकि ईरान, लेबनान और फलस्तीन में शहरी जश्न मनाते सड़कों पर निकल आए। अमरीका जो UN में जंग बंदी की करारदाद वीटो करता नजर आता था अब इजराइल को सब्र करने की तलकीन कर रहा है, क्योंकि ईरान ने खामोशी तोड़ते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा कर दिखाया है। अब सवाल यह है कि क्या आलमी इस्तेमारी कुव्वतें तिबले जंग बजाती हैं या फिर अमन की मनादी का ऐलान करती हैं। इसका फैसला आज रात को होगा। बहरहाल ईरान ने गुज़श्ता रात इजराइल पर हमला करके बातिल को उसकी औकात याद दिला दी है। ईरान के इजराइल पर गैर मामूली हमले के बाद पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई और मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का इजहार किया जाने लगा कि शायद तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका। ईरान ने इजराइल पर 300 से जायद ड्रोन्स और मिसाइल दाग कर बता दिया कि हमारी खामोशी को कमजोरी न समझा जाए। इस हमले के बाद ईरान ने फिलहाल मजीद कोई कार्रवाई न करने का इरादा जाहिर किया है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने वार्निंग दी है कि अगर इजराइल ने दोबारा कोई हरकत की तो ईरान का दूसरा जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। ईरानी हमले पर इजरायली फ़ौज ने रद्द-ए-अमल देते हुए दावा किया है कि ईरान के दागे गए 99% मिसाइल्स को तबाह कर दिया गया, जबकि इजरायली वज़ीर दिफा ने यह बात तस्लीम की है कि कुछ मिसाइल्स इजराइल सरजमीन पर गिरे हैं। ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल्स की एक बड़ी तादाद को अमेरिका और उर्दन की जानिब से रास्ते में ही तबाह कर दिया गया था, जिस पर ईरान ने अमेरिका और उर्दन को वार्निंग दी। दुनिया भर में दिफाई तज्ज़ियाकार ईरान के इजराइल पर हमले को खित्ते में एक नए बाब के आगाज के तौर पर देख रहे हैं, जबकि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो हमें आलमी जंग की जानिब ले जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या अमरीका मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग का मुतहम्मिल है और क्या अमरीका जंग को मजीद हवा देगा या दोनों ममालिक के माबैन सालस का किरदार अदा कर सकता है। जहां अमेरिका का कोई भी कदम दुनिया को तबाही या अमन की जानिब धकेल सकता है, वहीं इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भी आलमी इस्तेमारी कुव्वतों की कमर तोड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये है कि UNO के हंगामी इजलास की तर्ज पर क्या OIC का भी कोई हंगामी इजलास बुलाया जा सकता है। इस्लामी ममालिक इजराइल तनाज़े को लेकर क्या एक पेज पर आ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये जो कार्रवाई की गई है ईरान की जानिब से और बड़ी ही बहादुरी के साथ कार्रवाई की गई है, इसे आप देख कैसे रहे हैं? ने जवाब दिया है जो इसराइल की तरफ से की गई उसके दमिश्क में सफारत खाने पर हमला करके, तो ये तो बैनुल अक़वामी कवानीन में भी ईरान का हक है कि जवाब दे, लेकिन ये अच्छा लगा कि उन्होंने इसको मेजर्ड रखा है, यानी अपने इत्तेदाल के साथ अपना रिस्पांस किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान जो है वो जंग का फैलाव चाहता है। सिर्फ इसराइल वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में जो खित्ते में जंग का फैलाव चाहता है, ताकि गाज़ा में जो उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है इसराइल के ऊपर वो थोड़ा कम हो, और वो ईरान को घसीटना चाहता है और साथ ही अमेरिका को। लेकिन मेरा ख्याल है कि ना ईरान इसमें दाखिल होना चाहता है जंग में, ना अमेरिका, लेकिन इसराइल की जारहियत का जवाब देना बहरहाल ज़रूरी था, वो ईरान ने कर दिया। अच्छा, ये तसव्वुर किया जा रहा है कि क्योंकि 6 महीने हो गए हैं, 191 दिन हो गए हैं कि हम गाज़ा में एक जंग देख रहे हैं जो यकीन करें कि ईद पर भी जो मनाजर सामने आ रहे थे वो देखे नहीं जा रहे थे। उन्होंने ईद पर भी लोगों पे जुल्म जो है वो मुसलसल जारी रखा। क्या इसे इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ईरान ने अपने दिफा के थ्रू जो है उनको ये भी पैगाम पहुँचाया है कि अगर उन्होंने इजराइल ने गाज़ा के साथ जो जुल्म जारी है उसको कम ना किया या रोका ना तो शायद ये बढ़ भी सकता है? देखिए, ईरान की तरफ से कोई ऐसा पैगाम तो नहीं था, वो तो शुरू से कह रहे हैं कि गाज़ा में जंग ख़त्म होनी चाहिए, सारी दुनिया कह रही है, लेकिन इसराइल सुनने को तैयार नहीं। अभी तो अक़वाम मुत्तहिदा में जो आखिरी करारदाद थी उसमें तो अमेरिका ने भी अब्सटेन किया और सीज़ फायर की, लेकिन इसराइल अपनी हटदर्मी पे कायम है।
ये जो असल मामला भी है कि इसराइल ने जो जुल्म और बर्बरियत की है वहाँ पे, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो अब ईरान की तरफ, जंग की तरफ मबजूल करना चाहता है सारी दुनिया की तवज्जो। तो असल गेम ये है, इसराइल उधर से तवज्जो हटाना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल में जितना जुल्म वो कर बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बैनुल अक़वामी बरादरी का ज़मीर जो है वो कई बरसों तक मुतमईन नहीं हो सकेगा। इसराइल ने बड़ा जुल्म किया है और ये उनके कॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा बोझ रहेगा। एजाज चौधरी साहब, जॉर्डन का जो किरदार था, हम जब से ये रिपोर्ट हुआ टेलीविजन स्क्रीन पर, इंटरनेशनल मीडिया पर देख रहे थे, क्या आपको लगता है कि जॉर्डन ने बड़ा सेनली इस पूरी सिचुएशन में हैंडल किया चीज़ों को, या जॉर्डन बजाय इस बयान के कि वो बम गिरा रहे हैं जो ईरान की तरफ से दागे गए हैं, कुछ और इसमें बेहतर बयान दे सकता था? जी, मेरे ख्याल में जॉर्डन के लिए मुश्किल पोजीशन है। 45% के करीब फ़लस्तीनी वहाँ हैं। वो पहले एक बार सिविल वॉर से निमट चुके हैं 70 के दहाई में, और वो उन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया हुआ है, क्योंकि वो अपने लिए ये नहीं चाहते कि वेस्ट बैंक से सारे के सारे फ़लस्तीनी जो हैं वो इनके मुल्क में आ जाएँ। तो इसलिए वो बड़े नपे-तुले कदम लेता है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने ईरान की तरफ से जो दागे गए मिसाइल्स हैं उनको गिराकर कोई दुरुस्त कदम नहीं किया। ये इसराइल का और ईरान का झगड़ा था, उसमें जॉर्डन को नहीं आना चाहिए था मेरे नजरिए में। और मैं आपसे एक और भी सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अभी हम देख रहे हैं कि जब से ये रात से मामला हुआ है, मेरा ख्याल से मगरिब सारा ही जाग रहा है। अच्छा होता कि अगर मगरिब गाज़ा के टाइम पर भी जागता और इंसानियत का आलम जो है वो बुलंद करता, लेकिन शायद इंसानियत उनके नज़दीक, उनकी डिक्शनरी में कोई और इंटरप्रिटेशन है, सांझी नहीं है। ये जो UN का इजलास हंगामी तौर पे बुलाया जा रहा है, हम ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम उम्मा को बड़ा खामोश पा रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस लाइन, लेकिन हमारे यहाँ पे OIC का कोई हंगामी इजलास, कोई ऐसा बयान कि जिससे हमें लगे कि ठीक है ईरान ने जो भी किया वो अपने दिफा में किया, लेकिन अगर इजराइल भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो इस्लामी ममालिक साथ है, ये ऐसा क्यों है? इस्लामी ममालिक और ख़ुसूसन अरब ममालिक ने मेरे ख्याल में बड़ी बेहिसी का मुज़ाहरा किया है। उन्होंने गज़ा के लिए जो काम वो कर सकते थे, ठीक है, जंग नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने जंगें पहले की हैं, नहीं करना चाहते थे, लेकिन और बहुत सारे ऐसे इक़दामात थे जो इसराइल को दबाव में ला सकते थे, कोई इक़्तिसादी लिहाज से काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों की जो तवक्कुआत थी अरब ममालिक से और मुस्लिम ममालिक से, वो तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई हैं, और अभी भी वो मेरे ख्याल में कोई ख़ास कदम नहीं उठा रहे हैं, और सारा का सारा बोझ जो है वो फ़लस्तीनी खुद अपने सीनों पे सह रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल ने जो थोड़ा सा इस मामले को इधर लेने की कोशिश की है ईरान की तरफ, तो फ़लस्तीनियों के लिए भी थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल में इसराइल जो है वो मुसलसल अपने एम्बिशन पे कायम है कि वो एक ग्रेटर इसराइल करना चाह रहा है। वो चाहता है कि ये फ़लस्तीनी जितने भी गज़ा में हैं ये कहीं ना कहीं चले जाएं, या इजिप्ट में चले जाएं, या जॉर्डन में चले जाएं, या जहां मर्जी जाएं, लेकिन उसके लिए वो जगह हमवार कर दें। ये बड़ा ही बेईमाना, बहुत ही बेरहम दिलाना किस्म का फेल है इसराइल की तरफ से। वो कौम जो अपने आप को कहती थी कि हमने तो जर्मन के हाथों बड़ा जुल्म सहा था होलोकॉस्ट में, आज वो उससे ज़्यादा बड़ा जुल्म जो है ना वो फ़लस्तीनियों पे ढा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत ही बड़ी ज़्यादती, और आपने दुरुस्त कहा कि मगरिब की तरफ से उनको शय मिल रही है, और मगरिब का दोहरा मयार है, और वो इसराइल की तरफ से जुल्म को जुल्म नहीं समझ रहे, और ईरान की तरफ से जब ये वाक़या जवाब दिया गया, रद्द-ए-अमल किया गया है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में कोई यानी डिस्कशन करना चाहते हैं। अभी उन्होंने वैसे रिटेलिएट करने का कहा है इजराइल ने कि हम ईरान के इस जो भी उन्होंने एक्शन किया है, रिएक्शन, बेसिकली मैं तो उसे रिएक्शन कहूँगी क्योंकि उन्होंने पहले पहल की थी, तो हम इसको रिटेलिएट करेंगे। अगर ये इजलास में इजराइल पहले भी हमने देखा है कि कभी नहीं माना, अगर उनको कहा भी गया है, तो आज के इजलास के बाद भी अगर इजराइल को रिटेलिएशन करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खत्ते में क्या हो सकते हैं, क्या पड़ सकते हैं, और पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पर है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इसराइल की तो पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से बढ़ जाए मामला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईरान वो करना चाहता है। अगर उन्होंने कोई ऐसा वाकया किया तो ईरान उसका जवाब देने की अहलियत रखता है, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो नहीं आएगा, इस मामले में नहीं कूदेगा। इसराइल की हमायत तो ज़रूर करेगा, लेकिन वो ज़ाहिरन खुद
اپنے ٹروپس یا کسی حوالے سے اندر داخل جنگ نہیں ہوگا. تو ایسے میں اسرائیل کے لیے کوئی بہت زیادہ کامیابی کی صورتحال مجھے نظر نہیں آ رہی. ایران ایک بہت مضبوط ملک ہے, بڑے نیشنلسٹ لوگ ہیں ان کی بہت بڑی سرزمین ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ ان کے خلاف کوئی اہداف حاصل میرے خیال میں نہیں کر سکے گا. یہ کوئی ڈائیورژن تو نہیں تھی کیونکہ ایران کے حملے کے بارے میں امریکہ کو بھی آلریڈی انہوں نے بتا دیا تھا, دیگر ممالک کو بھی آلریڈی بتا چکے تھے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کسی طرح کی ڈائیورژن تو نہیں تھی؟ نہیں, ڈائیورژن تو صرف یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ پہ جو ظلم ڈھا رہا ہے اس پہ پریشر اس کی طرف پر آ رہا تھا اور اس پہ توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقتی ہے, یہ تھم جائے گا کیونکہ یہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ایران بالکل جنگ نہیں چاہے گا, تو ایسے میں دوبارہ اسرائیل کے اوپر پریشر رہے گا کہ وہ غزہ میں جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کو قدم اٹھانا پڑے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ نے تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے کیونکہ امریکہ جب سے یہ جنگ لگی ہے, خاص کر کے غزہ میں جو ہو رہا ہے, تب سے امریکہ ان کو اسلحہ بھی دے رہا ہے, ان کو ہر طریقے سے معاونت بھی فراہم کر رہا ہے. لیکن یہ ریٹیلیشن والی بات پر امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا. انہوں نے کہا جی ہم اس میں پارٹیسپیشن نہیں کریں گے. یہ انہوں نے کسی سوچ بوجھ کے تحت کیا, کیونکہ ہم اگر پرانے جو بائیڈن کے ٹویٹس پڑھتے ہیں جب وہ صدر نہیں تھے تو اس پر انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں لکھا ہے, میں شاید پڑھ بھی دیتی ہوں آپ کو کیونکہ میرے سامنے وہ ٹویٹ کھلا ہوا ہے. انہوں نے جو ہے وہ صاف صاف کہا ہے کہ no president should order a military strike without fully understanding the consequences. We don't need another war in the Middle East, but Trump's action toward Iran only make that more likely. آج وہ وہی کام کر رہے ہیں. تو is there any change? نہیں, کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اسرائیل ایران کے متعلق امریکہ میں مکمل طور پر اتفاق رائے ہے اور اسرائیل کے بارے میں بھی مکمل طور پر اتفاق رائے ہے. تمام امریکہ کی جو قیادت ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرنا چاہتی ہے اور ایران کے مخالف ہے. لیکن امریکہ اب اس جنگ میں نہیں آنا چاہتا. انہوں نے پہلے عراق میں آ کے دیکھ لیا اور کئی برس افغانستان میں بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, اور ایران تو ان سے کہیں زیادہ مضبوط اور بڑا ملک ہے. اس لیے وہ اسرائیل کو بھی شاید روکنا چاہیں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے لیے ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ اسرائیل کو ایران کے ساتھ شاید لڑائی میں روک رہے ہیں, لیکن جو غزہ میں چل رہا ہے اس پہ ان کا ایک بڑا فرم سٹانس ہے. جی بالکل, ان کو بالکل وہ سپورٹ کر رہا ہے, ان کو سارا اسلحہ وسلح دے رہا ہے. لیکن پچھلی قرارداد میں انہوں نے بھی ابسٹین کیا تھا کیونکہ اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حد سے تمام حدیں پھلانگ رہا ہے اور ان کے اپنے ہاں بھی پبلک اوپینین اٹھ رہا ہے ویسٹ ساری میں. اس لیے وہ یعنی رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ, وہ دونوں کام کر رہے ہیں. ادھر بھی تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں کہ چلے ہیومینیٹیرین ایکسس دے دے. بھائی بم تو روکے, پہلے بم برسانے رکیں گے تو ہی ہیومینیٹیرین ایکسس کا فائدہ ہوگا. تو میرا خیال میں دوہرا معیار مغرب کا وہاں پہ بھی چل رہا ہے, لیکن وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں مکمل طور پر. اچھا, اس پہ میں ایز اے پاکستانی آپ سے اعزاز چودھری صاحب یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں, سب سے پہلے ہم انسان ہیں. وہ چاہے ہم یوکرین اور رشیا کی جنگ ہو یا کہیں اور لگی ہوئی جنگ ہو, افغانستان کی جنگ ہو, پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کی بات کی ہے. اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اور تھرو آؤٹ غزہ پہ تو ہمارا بڑا کلیئر سٹانس ہے, لیکن اس وقت پاکستان کیا کر سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ یو این کے اجلاس کے بعد اگر یہ چیزیں مزید بگڑ جاتی ہیں, پھر ایران بھی تیار ہے اور پھر اسرائیل بھی تیار ہے, گو امریکہ ہو یا نہ ہو, تو پھر پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور وہ اس نے درست کیا ہے. باقی اس سے زیادہ پاکستان کو فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جنگ خدا نہ خواستہ بہت بڑھتی ہے اور اس کا دائرہ پھیلتا ہے تو ہمسایہ ہے ایران پاکستان کا, اس لیے وہ اس کے کچھ اثرات تو پاکستان پہ بھی آئیں گے. لیکن میرے خیال میں پاکستان فی الحال اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کہ وہ اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور پرامن حل کی بات کی ہے. تو یہ میرے خیال میں ایٹ دس ٹائم پاکستان کو اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سینکشنز مزید لگ سکتے ہیں ایران پر, کیونکہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے کہ جو اقوام متحدہ کے قوانین ہیں وہ آرٹیکل 51 کے تحت انہوں نے اپنا جائز دفاع کی بات کی ہے اور یہ بنتا بھی ہے, لیکن ابھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پہ ناجائز جو ہے وہ بھی سینکشنز لگ جاتے ہیں. کوئی آپ کو ایسا کوئی خدشہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا. ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں اقوام متحدہ کی تو کب کی اٹھ چکی, لیکن امریکہ نے ابھی تک یہ سینکشن اپنی لگائی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ میں سیکیورٹی کونسل میں میرا نہیں خیال کہ چین اور روس جو خود ویٹو پاورز ہیں وہ
किसी लिहाज से भी, किसी वजह से भी अमेरिका का और ब्रिटानिया और फ्रांस का साथ नहीं देंगे, तो मुझे वहाँ स्टेलमेट नजर आ रहा है। ईरान पे कम से कम यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, कमिंग बैक टू दी गाजा एंड इजराइल इशू, ये मुझे बताएं कि ये एक बहुत ही पुराना और दरीना मसला है जिसमें मेरा ख्याल से मज़हब से उठकर अगर हम बात करें दुनियावी लिहाज से भी, आई डू नॉट वांट टू कंसीडर दैट, क्योंकि अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, तो क्या हमने कहाँ पर गलतियाँ की, बीइंग अ नेशन, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम उम्मा या बीइंग द मेजॉरिटी, हमने कहाँ गलती की, कहाँ हम ठीक कर सकते थे, क्यों हमने इतनी गलतियाँ कर बैठे? पाकिस्तान ने तो फ़लस्तीन में कोई गलती नहीं की। पाकिस्तान ने तो कभी इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया। और आपको याद होगा कि 1947 में जब ये पहली बार ये मामला बरतानिया लेकर आया अक़वाम मुत्तहिदा में, तो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी लंबी लंबी तकारीर किया फ़लस्तीन के हक़ में, और वो कहते थे कि ये रियासत, दो रियासती हल उस वक्त बताया जा रहा था, लेकिन हम ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन की असल तो ये फ़लस्तीनियों का इलाका है। तो पाकिस्तानियों ने तो उसके साथ हमेशा उनका साथ दिया। मैं नहीं समझता पाकिस्तानियों ने कोई गलती की है। अलबत्ता अरबों की तरफ से और मुसलमानों की तरफ से मामला जो है वो, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि क्या गलती हुई, क्या नहीं गलती हुई। पाकिस्तान ने कम से कम हमेशा साथ दिया फ़लस्तीन। अच्छा, मैं जॉय साहब आपसे बड़ा बोल्ड सवाल करना चाह रही हूँ, ज़ाहिर है ये बहुत लोगों पे शायद गिरा भी गुजरेगा, लेकिन अरब ममालिक में बहुत सारे ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है, उसके वजूद को पाकिस्तान ने नहीं किया है। बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसके तस्लीम करने या ना करने से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा, बल्कि अगर आप तस्लीम कर लेंगे तो शायद खत्ते में अमन के लिए कोई गुंजाइश पैदा हो सके। आपका इस पर क्या स्टांस है? देखिए, इसराइल को रिकग्नाइज करने के लिए बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं कि ज्यूइश लॉबी जो है वो खामखा पाकिस्तान की दुश्मनी कर रही है अमेरिका में। इसराइल और इंडिया ने मिलकर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो उनके साथ झगड़ा उस तरह नहीं है डायरेक्टली। हमारा अगर इंडिया के साथ झगड़ा है फिर भी वहाँ सफारत खाना है, तो हमारा वहाँ सफारत खाना होना चाहिए। तो आर्गुमेंट तो दोनों तरफ है, लेकिन किसी भी हुकूमत ने ये मुनासिब नहीं समझा कि जो असूली मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इख्तियार किया था कि दो फ़लस्तीन और इसराइल दोनों की टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी कहती हैं, जब तक वो नहीं होता पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इस असूली मौक़िफ़ के ऊपर डटा रहा है और आज भी है। हाँ, इसराइल अगर से फ़लस्तीन की रियासत बनने देता है, एक वाइबल सही रियासत, ईस्ट जेरूसलम जो है उसका कैपिटल हो, और वो 1967 की वॉर से पहले वाले बॉर्डर्स हो, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं होगा उसको रिकग्नाइज करने में। पाकिस्तान की प्रिंसिपल पोजीशन है और इसके लिए वो शाबाश का मुस्तहिक है। लेकिन अभी वो टू स्टेट थ्योरी वाले पे भी काम नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, और पैलेस्टाइन को भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। इसराइल को ज़ाहिर है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो फिर इसमें आप अगर मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद हालात ख़राब हो जाते हैं तो क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि बहुत सारे इर्द गिर्द इसराइल के जो है, तब बल्कि सारे ही ममालिक जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, तो इस इफेक्ट को आप कितना ट्रिगर डाउन होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मिडल ईस्ट में ये नहीं फैलेगी जंग। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि कोई भी मुल्क सवाए इसराइल के जंग को फैलाना नहीं चाहता। ना सऊदी अरब, ना कोई और अरब मुल्क, ना ईरान, ना अमेरिका, ना कोई मगरबी मुल्क, कोई नहीं देखना चाहता सवाए इसराइल। इसलिए मैं इस जंग को फैलता हुआ नहीं देख रहा। थोड़ी बहुत ये टेंशन ये रहेगी, सारा कुछ होगा। हाँ, अलबत्ता इक्तिसादी लिहाज से मसाइल होंगे, कुछ एनर्जी की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, कुछ कमोडिटीज के मसाइल होंगे, कुछ हूथीज के अटैक बढ़ जाएंगे, कुछ इस किस्म के मसाइल होंगे, लेकिन जंग नहीं फैलेगी। यानी आप समझ रहे हैं कि इसमें जंग नहीं फैलेगी और अरब ममालिक शायद इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में भी हेल्प जो है वो दे सकते हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। वो क्या चाहेंगे कि मामला जो है ना थमे, क्योंकि वो तो अपने इससे पहले, जंग से पहले अगर आपको याद होगा तो हमास और इराक इसराइल की जंग से पहले अरब तो चाह रहे थे कि नॉर्मलाइज करें उनके साथ ताल्लुकात इसराइल के साथ, और बड़े मंसूबे बन रहे थे। और सऊदीया भी चाह रहा था, पेश था। बाद में उन्होंने फिर एक बयान भी दिया था कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो हम इनके साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे ट्रेड्स।
जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। तो अब मेरे ख्याल में कि वहाँ पे चूंकि जब तक ये जंग जारी है गजा में, उस वक्त तक कोई अरब ममालिक आगे नहीं जाना चाहेंगे, और ईरान वाला भी वो चाहेंगे कि मसला पुरअमन तरीके से हल हो ताकि मामला सेटल हो। वो उस वक्त उनकी जो तरजीहात है अरब ममालिक की, वो इक्तसादी हैं, वो अपनी नशो नुमा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, और इस वजह से वो कोई जंगो जदल के माहौल ना बनने देखना चाहते हैं, बल्कि उसके अंदर उसको बदलने में किरदार अपना अदा करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला, और ये बड़ा संजीदा मामला है चूँकि एक जंग जो है वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है, और फिर हमने देखा कि जिस तरह ईरानी कॉन्सुलेट पे हमला किया गया इजराइल की तरफ से, और फिर उसके जवाब में जो ईरान ने बेसिकली जो अपने कॉन्सुलेट पे हमले के जवाब में एक ताबड़तोड़ हमला किया, और उससे मेरा ख्याल से बहुत हद तक इजराइल को भी ये बावर हो चुका है कि अगर हमने मज़ीद कोशिश की तंग करने की तो शायद ये जंग जो है वो फैल सकती है, जिसके वो मूड में नज़र भी आ रहा है। अलबत्ता जो आलमी कुव्वतें हैं उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ये जो जंग है ये ख़त्े में ना छिड़े, क्योंकि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो ये खुदा न ख्वास्ता वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, और इसमें फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, ब्लॉक भी बनेंगे। इस पर बहरहाल मज़ीद गुफ्तगू करेंगे डिटेल्ड, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है तर्जुमान हमास खालिद कदूमी साहब ने, इनके साथ साथ सहाफ़ी हैं ईरान से अफजल रज़ा साहब। इन दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मैं अफजल रज़ा साहब आपसे जो है वो आगाज़ करना चाहूँगी, ये जो कार्रवाई हुई है, जो जिस तरीके से ईरान ने कदम उठाया है और मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं टुवर्ड्स इजराइल, ज़ाहिर है कि ये एक बहुत ही बहादुर कदम है जो उन्होंने उठाया है। चले बिल आखिर किसी ने ये काम किया तो सही। मुझे ये बताएं कि क्या कोई खदशा तो नहीं है ईरान को, क्योंकि पहले भी सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है, और अभी चूँकि आप हक पे हैं, लेकिन जो हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें सैंक्शंस लग जाते हैं, ईरान पर पहले भी लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सैंक्शंस की वजह से ही ईरान गुज़श्ता 45 ईयर्स में अपनी कैपेबिलिटीज़ डिफेंस, मिलिट्री और इकोनॉमिक लिहाज से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इजराइल को खुश करने के लिए G20 का इजलास बुलाना चाहते हैं, या सिक्योरिटी को सो कॉल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास बुलाना चाहते हैं, दिस नॉट द न्यू थिंग्स। ईरान या ईरानियंस के लिए कोई नई सैंक्शंस लगा दिया जाना कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि अगर कोई मिलिट्री लेजिटिमेट एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर कोई इंडिपेंडेंट मुल्क कर रहा है तो उसकी बैक सीन, इसके वजूहात को जानना चाहिए। जबकि 2 हफ्ते पहले एक बेलगाम रजीम जिसे इसराइल कहा जाता है, उन्होंने गाजा वार से इंटरनेशनल जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हमला करके ईरान की जो डिप्लोमेटिक जो मरकज है, जो कॉन्सुलेट है, उसको टारगेट कर दिया, जिसमें 7 मिलिट्री ऑफिशियल इंक्लूडिंग 2 जनरल्स दे हैव बीन मार्टर्ड। अब उसके जवाब देना ईरान के लिए नागुज़ीर बन गया। अब मैं हैरान हूँ, लोग कहते हैं कि रिटेलिएशन हो गया और रिटेलिएशन में ईरान को कोई खासी कोई जवाब नहीं मिला। दिस वॉज नॉट रिटेलिएशन, ये एक दहशतगर्दी वाकया जिसके पीछे इसराइल था और उसके जो बैकर्स थे, उसके सिर्फ जवाब दिया गया है। और इसराइल को ये बताया गया है कि आज के बाद अगर किसी भी कोने पे वेदर इज इनसाइड ईरान इन आउटसाइड द ईरानियन टेरिटरी, अगर किसी ईरानियन डिप्लोमेटिक मिलिट्री या उनके इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, आपकी बार ईरान डायरेक्टली इसको रिस्पांस दे देगा। और अकॉर्डिंग टू द UN चार्टर, ये ईरान ने एक डिफेंसिव इकदाम ले लिया ताकि इसराइल को अपने उस दहशतगर्दी अमल का जवाब दे। ठीक है, साथ ही रहेगा अफजल साहब, खालिद कदूमी साहब भी चूँकि हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद कदूमी साहब, ये भी सुनने में आया, कल खबरों में इंटरनेशनल मीडिया में था कि द मोमेंट जब ईरान ने हमला किया है या अपना एक रिएक्शन दिया है, इसराइल को जायज़ रिएक्शन दिया है, उस वक्त जो है वो हमास की तरफ से भी कुछ एक्शन किए गए हैं विद इन दैट बाउंड्री, ऐसा कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा तो काम तो 7 महीने से 6 महीने से अभी 7वां महीना शुरू हो गया। तूफान लगता के
शुरुआत है और इसराइल के जंगी जराइम को सामना करने के लिए आलमी बरादरी ने अभी इसराइल के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं किया, तो इसलिए हमें सामना करना पड़ा। ईरान ने इस तरह मेहमान ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक स्टेट ऑफ डिफेंस है और आर्टिकल 51 अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशन के दस्तूर के मुताबिक इन्होंने हमें डिफेंस किया और दैट इज नथिंग टू डू विद गज़ा, अलबत्ता इट हैज everything to do with the common enemy of all Muslim ummah, that is Israel। तो हम जो है ना फ़लस्तीन में अल-अक़सा में हो या गज़ा में हो या जिधर मर्जी हो, कि जब ये मुबारक अटैक ईरान की तरफ से इसराइल पे सुना है और देखा भी है, वो दूर ये है कि मतलब वो कम है, ज़्यादा है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव नहीं है। हम आवाम के तौर पे के बहुत खुशी का इजहार किया और हमने फील किया था कि जी भाई हमारा साथ कोई है जो इन्होंने इसराइल पे हमला कर लिया। सही, यानी आपकी तरफ से आपने जो बताया है कि वैसे ये सोशल मीडिया पर वीडियोस हमने भी देखी हैं कि किस तरह जो फ़लस्तीनी है, जब ये सारा मामला हो रहा था तो उनको पहली बार शायद ये खुशी का मौका मिला है, एज इन के वो कह रहे थे ये पहली बार है कि बमबारी जो है वो हमें खुशी दे रही है, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, हमारे पर नहीं हो रही, हमारे लिए हो रही है, हमारे दुश्मन पर हो रही है। लेकिन कमिंग बैक टू अफजल, मुझे ये बताइएगा कि इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव डिफेंस सिस्टम्स हैं। वो हमास ने जो एक कार्रवाई की थी उसमें भी बड़े सवालिया निशान उठे थे वैसे, लेकिन कुछ अंदर की खबर ये भी है कि नेटो फोर्सेस ने शायद उनकी बड़ी ज़्यादा मदद की है। जो बरतानवी जहाज़ साइप्रस से उड़े उन्होंने बड़ी मदद की, अमेरिका ने की इसमें मदद, अदरवाइज शायद ये बहुत बड़ा डैमेज हो सकता था इज़राइल के लिए जो मिसाइल्स दागे गए हैं ईरान की तरफ से। आप एज ए नेशन मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, इज़राइल से लड़ना, लड़ाई करना या उसको जवाब देना ये बहुत वर्स्ट भी हो सकता है, हो सकता था भी। अभी चूँकि उन्होंने रिटेलिएट करने का भी कहा है, तो ईरान क्या सोच रहा है इस पे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई नेटो के कुछ सो कॉल्ड मेंबर्स जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी और अफसोस के साथ कहना पड़ता है एक अरब मुल्क जिसकी आवाम चाहती भी नहीं है, उनको अफसोस ये हो जाता है कि हमें अफसोस है कि हम इसराइल के हमसाये हैं। उस अरब मुल्क के हुक्मरान अमेरिका के साथ मिलकर, उस 3 नेटो मेंबर्स के साथ मिलकर इसराइल की मदद की, बल्कि उनके एक डिफेंस शील्ड बन गए इसराइल के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ईरान के जो मुकाबला था, ये जो जवाब दिया गया है, ये उस इसराइल को दिया गया जो कि इससे पहले कई दहाइयों से ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को फिर ब्रुटैलिटी के तहत असैसिनेशन किया। जो लेटेस्ट इनके जो टॉप साइंटिस्ट है, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर कहते थे, डॉक्टर फखरीज़ादा, इनको किस तरह असैसिनेट किया तेहरान में। इसके बावजूद इसराइल कभी भी अपने इस दहशतगर्दाना इक़दाम को ऑन नहीं किया। आज के इस जवाब का, आज की इस कार्रवाई का यही मकसद था ईरान को कि नेक्स्ट टाइम किसी भी तरह के इस तरह के एक्शन हो तो ईरान इसको डायरेक्ट जवाब दे सकता है। जहाँ रही जो डिफेंस सिस्टम इजराइल की, इतने सारे ड्रोन्स वार किए गए, मिसाइल दागे गए, तो जाहिर बात है इजराइल को मदद करने के लिए अमेरिका वहाँ पे बैठा हुआ, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस इनकी मदद कर रहे हैं एक अरब मुल्क के मदद से। तो अगर वहाँ पे इतनी लेवल पे, इतनी साइज पे, इतनी लार्ज स्केल पे अटैक हो गया, तो इसके डैमेज को छुपाने के लिए सेंसरशिप के अलावा और प्रोपेगेंडा करने के अलावा इजरायली के पास और कोई चारा नहीं होगा। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पर नुकसान उठाया है रात को इजराइल ने और उसे छुपाया गया है, कवर अप किया गया है? जाहिर है वो कभी भी अपने शिकस्त को इस तरह मंजराम पे नहीं ला सकता। अच्छा, आपके मुताबिक कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा हमें, क्योंकि हमें तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली जो एक फिल्टर्ड चीज़ आ रही है हम तो वही उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जितना
ایران کے ملٹری آفیشل کے بیانات کے مطابق جو جاسوسی اڈے ان کے تھے، اور ایک ان کی بہت بڑی ایئر بیس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، جن کے ٹارگٹ لسٹ میں تھے، وہ تو کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ خبریں کبھی بھی اسرائیلی جو ٹیلی کاسٹ یا ان کے جو میڈیا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی لڑکی اور ایک ملٹری انسٹالیشن کو ڈیمیج ہوا ہے بڑے لٹل بٹ، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا، آنے والے دن بتائیں گے کہ اسرائیل کو کتنے ڈیمیج ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں اس میں خالد قدومی صاحب آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ افضل نے ذکر کیا کہ جارڈن نے شاید وہ بہتر طریقے سے کردار ادا کر سکتے تھے، جس طرح کے بیانات جارڈن کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے جو ایرانی طیارے تھے وہ بھی مار گرائے ہیں، جو میزائلز داغے گئے تھے، ڈرونز داغے گئے تھے، یہ بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا جارڈن کی طرف سے، یا یہ جو کیا ہے جارڈن نے، شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سینٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ زیادہ نہ بڑھ جائے یا جنگ کی شکل نہ اختیار کر جائے، یہ طریقہ کار اپنایا ہے؟ خالد قدومی صاحب دیکھیں، جارڈن کا جو رول ہے وہ ایک بلیگرنٹ فورسز نہیں ہے جو ہم اس کو یہ مطلب اینالائز کر سکتے ہیں کہ جی کیا رول ادا کر سکتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمیں شکوہ امت سے ہے، صرف جارڈن کے بارے میں بات نہیں کر رہے کہ ابھی اگر کوئی بندہ ہے یا کوئی پارٹی ہے اسرائیل پہ حملہ کیا ہے یا کرنے والے ہیں، بجائے اس کو ساتھ دینا ہے کہ تنقید کرنا ہے یا اس کو انٹرسپٹ کرنا ہے یا اس کا بیریئر بننا ہے، تو یہ میرے خیال ایک بہت بڑا کوشچن ہے مسلم امہ کے لیے، اور یہ جواب دینے والا ہے کہ یہ ان حکمرانوں نے یا ان کنٹریز نے جو ابھی تک اس جگہ پہ نہیں پہنچا ہوا ہے کہ مشترکہ طور پہ کوئی پروگرام بنائے عزت کے لیے، سوورنٹی کے لیے یا ڈیفنس کے لیے۔ لوگ جو ہے نا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، ڈیفنس ٹریٹی ہے، امریکہ کے ساتھ سائن کرتے ہیں، بطنی یورپ کے ساتھ سائن کرتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ سائن کرتے ہیں، لیکن بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جی 57 مسلم ممالک کے درمیان میں آیا ہے کہ مشترکہ ڈیفنس ٹریٹی ہے ان کے پاس ہے، اور آیا ہے کہ جب ہم نے کہ الائنس بنانا ہے تو یہ الائنس اسرائیل کے خلاف ہوگا۔ یہ بہت بڑے سوال ہے کہ طوفان الاقصی اسی لیے ہم نے شروع کیا کہ فرسٹریشن میں ہے کہ جی یہ مسلم دنیا ہے، عالمی برادری نے ہمیں مایوس کیا ہے کہ ڈپلومیٹک سولوشن سے، پولیٹیکل سولوشنز ہے، ورنہ کہ یہ اسرائیل کا کیا اوقات ہے؟ اسرائیل کے ان ویسٹرن طاقتوں کے بغیر اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیلیوں کے پاس نہ نیچرل ریسورسز ہے، نہ وے آف انکم ہے، سوائے کہ ڈونیشن، یعنی امریکہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ کل پرسوں کی بات، لیکن امریکہ نے تو کہہ دیا کہ اگر آپ ریٹیلیٹ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ تو منافق ہے، کیونکہ پرسوں ہی انہوں نے کہ $2 بلین کا بجٹ کو منظوری کیا اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے۔ دوسری بات ہے میجورٹی آف ڈرونز اینڈ بیلسٹک میسلز جو تہران کی طرف سے کہ لانچ ہوا ہے، امریکہ نے اور بقول پینٹاگون انہوں نے ڈیفنس منسٹری آف امریکہ نے اس کو انٹرسپٹ کر کے اور ڈیفیوز کیا، کہ جس طرح آپ کے مہمان نے بھی ذکر کیا ہے کہ بھائی کہ یہ ان طاقتوں کے بغیر اسرائیل کا تو اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ مدد کرنے والی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ ذرا ایک باٹم لائن ہے ہمارے لیے، بہت اہمیت ہے کہ جی اسرائیل از اے ویسٹرن کولونیل پروجیکٹ۔ یہ چیز کو ہم کہ اس کو بھول نہیں سکنا چاہیے۔ اب دیکھیں بائیڈن اور نتنیاہو کے درمیان میں سخت اختلافات ہیں، لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن اور اسرائیل کے درمیان میں کوئی اختلافات نہیں ہے۔ یہ دونوں میں بہت بہت فرق ہے کہ امریکہ ہیز ٹو سیف گارڈ اسرائیل، امریکہ ہیز کریٹڈ along with UK اسرائیل، اور ابھی امریکہ کو اسرائیل کو سنبھال رہے ہیں، اگرچہ کہ شاید کیمسٹری بھی نہیں ہوتا لیڈرشپ کے درمیان میں، یا کچھ ٹیکنیکل اختلافات ہیں، یا ابھی ایون اسرائیلی سوسائٹی جو ہے نا بھی تل ابیب کی سڑکوں پہ نتنیاہو کے خلاف ہے، لیکن اس گورنمنٹ کو سنبھالنے کے لیے
नेतन्याहू, बाइडेन मौजूद है और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आप मुझे बता दें, यूनाइटेड नेशन है और आपका यहाँ के जी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को बताया कि जी अक़वाम मुत्तहिदा में मेजॉरिटी क्या है, यूनानिमसली इन्होंने वोटिंग किया है सीज फायर के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ। मैं यही सवाल खालिद कुदूमी साहब मैं चाहूँगी कि मैं अफजल रजा साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। अफजल प्लीज़ कुड यू प्लीज़ टेल मी कि ये जो अभी हम देख रहे हैं कि यूएन का इजलास बुलाना और ये सारा कुछ होना, वैसे तो इजराइल की नज़र में ये किसी तरह भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, कोई अहमियत नहीं रखता है, चाहे वो सीज़ फायर वाला मामला हो या कुछ और हो। इसके बाद अगर इसराइल कोई और पोजीशन में जाता है, रिटेलिएट करता है, ईरान को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है या ईरान खुद निपट सकता है सामने ये देखते हुए कि अमेरिका भी है, बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, इसराइल भी है? देखिए, आज के जो ईरान के जो मिलिट्री और पॉलिटिकल क़ियादत ने जो मैसेज दिया आफ्टर द एंड ऑफ द ऑपरेशन, उन्होंने तो यही एक्सट्रीमली अनाउंस किया कि अब यहाँ से ऑपरेशन का अख्तिताम का ऐलान करते हैं और हम समझते हैं कि यहाँ एक एंड ऑफ द एस्केलेशन है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर ये इजराइल रिटेलिएट करने की जरूरत करे भी, जो कि मैं नहीं समझता अमेरिका और उनके जो हामी इसको करने दें, तो यस, Iranians are already prepared for any misadventure by the Israelis। लेकिन मैं ये भी ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, फ़लस्तीन की हिमायत में गुज़श्ता 35 साल से ईरान और बाज़ ममालिक है पाकिस्तान की तरह जो कि एक फ्रंट लाइन पे उनकी हिमायत करने पे हैं। यकीनन ईरान जिनकी हिमायत करते हैं बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, रेजिस्टेंट फोर्सेस की हिमायत के लिए, अगर ईरान उनका साथ देते हैं तो मैं समझ रहा हूँ वो जो कुछ तंजीमें हैं खित्ते में लाइक हिज़्बुल्लाह, हमास, अंसारुल्लाह फ्रॉम यमन और इराक के रेजिस्टेंट, वो यही मैसेज भी दे सकते हैं ईरान को कि दोज़ हु स्टूड विद अस वी विल स्टैंड बाय देम। हाँ, लेकिन उनको तो वो टेररिस्ट, हाँ जी, ठीक, बहुत शुक्रिया अफजल रजा साहब। खालिद कुदूमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो ज़ाहिर है कि बड़ी फ़िक्र वाली सिचुएशन है, और चूँकि गज़ा में 6 महीनों से एक जंग जारी थी और फिर इसराइल ने जो किया है ईरानी कौंसलेट पर, उसके नतीजे में उन्होंने एक डिफेंस के तौर पर एक कदम उठाया। और देखना ये होगा कि आज रात के बाद ये मामला थम जाता है, थमना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर जाएगा तो फिर ज़ाहिर है ब्लॉक्स बनेंगे और हम शायद एज अ दुनिया हम इसके मुतहम्मिल नहीं है। बहरहाल वो बड़ी अच्छी एक सेइंग है कि पीस इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, एंड आई थिंक हमारे पास जस्टिस का ही फुकदान है, वही नहीं है हमारे पास। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कुछ पॉलिटिकल डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया ब्रेक के बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फरमाइएगा, आपका जो अपोजिशन का इत्तेहाद है वो तो बन गया है, लेकिन वो मरवत साहब ने कहा कि मौलाना साहब के साथ बात चल रही है, तो ये बात कितनी चल चुकी है? देखिए, मौलाना साहब ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है, और अगर आपने माशाल्लाह उनका बयानिया भी सुना हो तो उन्होंने यही कहा है कि ये जो यतीम बैसाखियों पर जो हुकूमत, कठपुतली हुकूमत है, इनके तो अख्तियार में कुछ है ही नहीं, और ये असल में तो हुकूमत कोई और चला रहा है, और उन्होंने बबांग दोहल एजेंसीज का नाम लिया, और सो इसलिए मेरे ख्याल में ये जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि जी ये अदल भी पाबा सलासल जंजीर में जकड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये अब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठकर इसका यकीनन तयन कर देगी कि क्या हक़ हुक्मरानी इस मुल्क में आवाम को है आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 के तहत, या कोई ऐसा इदारा जो के तनख्वाहदार है और आवाम के जो है टैक्सेस के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से तनख्वाहदार है, क्या वो हक़ हुक्मरानी रखता है? तो मेरे ख्याल में ये जो चूहे बिल्ली का खेल 75 साल 70 साल से चल रहा है, इसका अब मंतकी नतीजे पर ये इंशाल्लाह पहुंच के रहेगा। अच्छा, लेकिन खोसा साहब, मौलाना साहब की खुसूसियत है, उनको प्यार से मोहब्बत से मनाया जाए तो वो मान भी जाते हैं,
और मेरा ख्याल से हुकूमत भी पूरी कोशिश में है कि अब देख लीजिएगा ये ना हो कि वो अगर आपसे हाथ मिलाएं तो फिर वो कहीं और जो है वो सलाम दुआ कर चुके हों। आपने बात कह, ये तो ऐसी बात की है कि क्या वो इतने तिफले मकतब है कि इस कदर जो है मजबूत एक बयानिया लेने के बाद वो क्या यू टर्न मारेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो ये मुमकिन है। जिस हद तक उन्होंने माशाल्लाह जो कुव्वत बर्दाश्त का जो सबूत दिया है और जिस तरह से उन्हें मुस्तरद करके एक यानी दीवार के साथ लगा दिया है, ना उनसे कोई पूछा गया, ना उनको कोई ओहदा या रियासती दिया गया या हुकूमती दिया गया, तो लामहला उन्होंने अब ये फैसला जो है हतमी कर लिया है, क्योंकि उनको साइड लाइन करके इस तरह धुतकार के यानी बुरी तरह से उनको जो है मजरूह किया गया है, उनको जो है उनको यानी जलील किया गया है एक किस्म का। तो ये अब शहबाज शरीफ साहब जो है ये तो खुद इस काबिल नहीं है कि अपना वजीर खजाना रख सकें या वजीर दाखिला रख सकें, और या जिस तरह से आज़ाद उम्मीदवारान जो है सेनेट में तशरीफ ले आए हैं काकड़ साहब समेत, और वो तो मोहब्बत के जरिए आए ना खोसा साहब, मोहब्बत के जरिए आए। नहीं, वो एजेंसीज के नुमाइंदे हैं और एजेंसीज ही इस मुल्क पर हुकूमत कर रही हैं जिनका कोई ताल्लुक आइन में है ही नहीं कि हक। तो मेरे ख्याल में ये इस मुल्क से बहुत खिलवाड़ हो लिया, और हम सुप्रीम कोर्ट में यकीनन ये तकाजा करेंगे कि जो भी जमहूरी अमल के साथ मुदाखलत करता है उसको आर्टिकल 6 में सजाए मौत होनी चाहिए। एक दफा देखें मुशर्रफ को सजाए मौत हुई है तो अब मार्शल लॉ नहीं लग सकता है। ये भी जो आइन से खिलवाड़ करेगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन, लेकिन कोसा साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट मुशर्रफ साहब की जिंदगी में कोई हमने ऐसा नहीं देखा। वो बाद में हुआ जो हुआ, वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको किसने कहा है? उनकी जिंदगी में ही उन्हें सजाए मौत हुई है, माफ कीजिएगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से वो केस को परस्यू किया गया, मुशर्रफ साहब बाहर चले गए, फिर उनकी रहलत के बाद फिर वो जब वापस आए, वी ऑल नो द स्टोरी खोसा साहब। यस दैट इज ट्रू, लेकिन उनकी सजाए मौत तो बहाल रखी गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी को निकाल दिया जजी से, लेकिन उस सजा को उन्होंने बहाल रखा। और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई हक नहीं था कि वो उसमें मुदाखलत करते। ठीक, अभी खुसा साहब जो आपका इत्तेहाद बन गया है, आप लोग जाहिर है कि कोर्ट भी जा रहे हैं, आप लोग पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी मौजूद हैं और आप सड़कों पे भी आने के लिए तैयारी पकड़े हुए हैं। आप किस तरह प्रेशराइज करेंगे हुकूमत को? क्योंकि अभी आपने खुद बकौल आपके कहा कि एजेंसीज के बंदे जो है वो हुकूमत के अंदर लाए गए हैं, वज़ीर ख़जाना अपना नहीं लगा सके, वज़ीर दाखिला अपना नहीं लगा सके, तो फिर ज़ाहिर है कि स्टेक्स तो बड़े हाई हैं, तो ऐसे कैसे हुकूमत जा सकती है? देखें, हुकूमत तो जाए ही जाएगी, इसलिए कि हुकूमत ही नहीं। मैंने खुद एतराज किया था मोहतरम शहबाज शरीफ पर कि जो अपने हल्के से हारा हुआ शख्स है वो 25 करोड़ आवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता है? और अगर आप पार्लियामान में देखें तो जीते हुए शर्मिंदा है, जो हम हारे हुए नहीं हैं, हम जीते हुए हैं। हमारी 100 नशिस्तें जो हैं वो अब फॉर्म 47 के जरिए जीते हुए हमारों को हरा दिया गया, और हारे हुए जो है मुस्लिम लीग नून के उनको जिता दिया गया। और उनको जो है हुकूमत जिस तरह से दी गई, सारी कौम इस चीज की गवाह है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स गवाह है, मीडिया सारा गवाह है, सारी दुनिया इस पर जो है वो है। तो मुझे बताएं कि जब उनकी कोई इखलाकी जवाज नहीं है वजीर आजम बनने का, तो इस हुकूमत को कैसे कोई तस्लीम करेगा? कम से कम अवाम पाकिस्तान तो इसे मुस्तरद करती है और कर चुकी है। जिनका इखलाकी नहीं है, कानूनी नहीं है, आईनी जवाज नहीं है, वो क्या हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क पर? तो आप सब समझते हैं, क्योंकि वो मियाँ साहब भी इस वक्त तैयारी पकड़े हुए हैं कि वो पार्टी की सदारत लें शहबाज शरीफ साहब से, और फिर वो जो मामलात उनकी पार्टी के हैं वो देखें। क्या लग रहा है आपको, मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया? देखिए, आपको अनकरीब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जहाज पकड़ के लंदन जाते हुए दिखाई देंगे,
अच्छा। और वो ये कहते जाएंगे कि मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों बुलाया था। देखिए उनको तो नजर आ गया है, ताजपोशी के लिए बुलाया गया था। जब उनको लाया गया माशाअल्लाह, जो एम्बेसडर यूके का, उसको गिरफ्तार करके डिपोर्ट करके अडियाला जेल में पहुंचाने की उसका फर्ज था। उसने उसको रेड कार्पेट दे के और एजेंसी के कहने पर उसको जो है माशाअल्लाह लंदन से रवाना किया, और यहाँ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनको बायोमेट्रिक मशीन चल के जाती है, और अदालतें मुंतजिर थी कि आइए तशरीफ लाइए और हम आपको बरीयत करते हैं, और बरीयत उनको दी गई। और न सिर्फ उनको दी गई, उनके सारे खानवादे को दी गई, हसन नवाज को दी गई, हुसैन नवाज को दी गई। तीनों मुकदमात से जिसमें वो मफरूर से 7 साल से एक तो ही फिर लतीफ़ खोसा साहब ऐसी अदलिया के जिस पे अभी आपने बड़ी अच्छी तरीके से रोशनी डाली कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन खुद लेके जाया जाता है, फिर एक के बाद एक चिट भी मिल जाती है, इसहाक डार साहब जो एब्सकॉन्डर होते हैं उनको भी ग्रीन सिग्नल दे के बुला लिया जाता है, तो फिर ऐसी अदल के निज़ाम से या अदलिया से आपको क्या कोई तवक्कुआत रखनी चाहिए, कोई अभी भी उम्मीद बाकी है? देखें, जब 6 जज साहिबान ने और 7वां जज साहब भी उसमें जो एनेक्स्टर लगा हुआ है उसमें वो उनका भी नाम लिखा हुआ है, 8 में से 7 जज साहिबान जब लिख के सुप्रीम कोर्ट में भेजते हैं कि निज़ाम अदल हमारे यहाँ ये जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और न सिर्फ शौकत सिद्दीकी जिसका के सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्होंने गलत बर्खास्त किया, जबकि जो उन्होंने एजेंसीज के खिलाफ शिकायत की थी उसकी जो है उसकी तहकीक होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ मुआखजा होना चाहिए था, जिसमें उस वक्त के DGISI जनरल फैज का नाम था और दीगरों का नाम था, जो अपने मनपसंद बेंचेस बनवाकर अपने मनपसंद फैसले हाई कोर्ट से लिया करते थे या सबऑर्डिनेट कोर्ट से लेते थे। और उन्होंने कहा कि जब शौकत सिद्दीकी ने तकाजा किया, उनको मुस्तस्ना किया गया और कहा गया कि ये बदनीयती पर मबनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको निकाला और ये कोरम नॉन जुडिस था, ये उनको अख्तियार नहीं था निकालने का। तो फिर उसके बाद जो है शौकत सिद्दीकी ने कहा कि इसमें जुडिशल कमीशन बनाई जाए ताकि वो इसका मुआखजा भी करे, और इसलिए कि ये थमी नहीं है, रुका नहीं है ये सिलसिला। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब, आपने बड़ी डिटेल जो कहते हैं ना रोशनी डाली है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।